हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रकाश कुमार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पे क्लिक कीजिएगा, साथ ही इस बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए साइंस के आज ऐसे 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आते हैं। और ये आप ये देखिएगा कि ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये पिछले 15 सालों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है सी, जस्ता। देखिए लोहे के गैल्वेनीकरण का मतलब होता है, देखिए लोहे पे क्या है, जंग लगना। लगने को ही क्या कहते हैं भाई, गैल्वेनीकरण। अगर उससे बचाना है तो उसको उस पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, जस्ता लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डाईऑप्टर निम्न में से किसकी इकाई है। तो डाईऑप्टर निम्न में से किसकी इकाई है, लेंस की फोकल दूरी की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता की, या लेंस की क्षमता की। तो इसका उत्तर है हमारा डी, लेंस की क्षमता की, ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, इस पे मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक है वो याद रखिएगा। ईंट पर नाच, क्या याद रखना है हमें, ईंट पर नाच। तो ईंट, ईंट में पहले आता है ई, तो ई से मतलब इलेक्ट्रॉन। ट, ट का मतलब थॉमसन। पर, ईंट पर नाच, तो पर का मतलब हो गया, पै से मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड। नाच, नाच में योगी, और नाच का मतलब ना से न्यूट्रॉन, च से मतलब चैडविक। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ईंट पर नाच, ईंट पर नाच का मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो उत्तर आएगा हमारा बी, जे जे थॉमसन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो देखिए, जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें अंतरिक्ष में जाने पे, अंतरिक्ष में जाने पे हमें आकाश का रंग हमेशा कैसा दिखाई देता है, काला। यहाँ पे ये कला हो गया है, आप इसको थोड़ा सही कर देना, ये काला लिखा हुआ है। तो अंतरिक्ष में जाने पे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, हमें काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद कौन सा है या क्या है। तो देखिए, कवक से यानी प्राप्त उपयोगी उत्पाद जो है वो हमें मिलता है पेनिसिलिन। तो इसका उत्तर होगा हमारा बी, पेनिसिलिन। यानी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे अगर हम बात करें कि कवक क्या है, तो अधिकतर ये हम देखते हैं कि फफूंद को ही हम कवक कहते हैं। ये सब्जियों पे, मांस पे, ठीक है, और इसे हरी फफूंद भी कहते हैं। ये सब्जियों और सड़े गले मांस पर लग जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर है हमारा पेनिसिलिन। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद पेनिसिलिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि पेनिसिलियम क्या है। देखिए अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बात की थी कि कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है, तो हमारा था पेनिसिलियन। अब बात करें हम पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कवक क्या होता है। ये कवक एक, इसे हरी फफूंद भी कहते हैं,
ये सड़ी गली सब्जियों पे और मांस पे आदि पे लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। ये रंग नहीं है, यहाँ पर रंग है। तो रंग जो दिखाई देता है इसका कारण क्या है? देखिए साबुन के बुलबुले जो होते हैं उस पर जब हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो उसमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे। तो वो रंग जो दिखाई देते हैं, आपने भी देखा होगा, अपन हाथ से गुब्बारा फुलाते हैं जब साबुन के बुलबुले का, तो उसमें रंग दिखाई देते हैं। तो देखिए इसका रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण, ऑप्शन बी। तो होता क्या है, देखिए जब अपन श्वेत प्रकाश पर साबुन के बुलबुलों पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो बुलबुलों की बाहरी और आंतरिक सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। प्रेक्षक का मतलब अपन, हम प्रेक्षक है, देखने वाले। तो देखिए क्या होता है, बाहरी और आंतरिक सतह से जो है किरणें परावर्तित होंगी और अपनी आंखों तक आएगी। जब दोनों सतहों से ये आंखों तक पहुंचने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, तो इनकी तरंग समूहों की कलाओं में जो सूक्ष्म अंतर होता है उसके कारण व्यतिकरण होता है। तो उसके फलस्वरूप हमें क्या होता है? रंग दिखाई देते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे हैं, तो हमें यहाँ बताना है कि प्रकाश तरंगे किस तरह की होती है? चुंबकीय होती है या विद्युत चुंबकीय होती है, या वैद्युत तरंगे होती हैं, या स्थिर वैद्युत तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे हमेशा कौन सी होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसका उत्तर है बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो देखिए इसका जो आविष्कार किया था डायनामाइट का, उसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 से शुरुआत हुई थी इसकी नोबेल पुरस्कार देने की, और वो नोबेल पुरस्कार जो था इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर क्या नापता है? दूध की शुद्धता, तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, या फिर वायुमंडलीय दाब। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है? ये आपेक्षिक आर्द्रता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है। तो देखिए कांच में से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश में काफी सारे रंग होते हैं, तो उनमें से किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो यहाँ पे ये होगा बैंगनी। बैंगनी रंग की जो गति है वो धीमी हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिए कई ऐसे विटामिन होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा सी। विटामिन सी को जब हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो अंग हमेशा होगा ये यकृत। अगर हम किसकी बात करें अंग की, तो अंग हमेशा होगा यकृत। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं। अगर मान लीजिए अंग लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन हमारा चमड़ी भी है यकृत के साथ साथ, तो सबसे बड़ा अंग होगा हमारा चमड़ी। ठीक है, अगर ऑप्शन में यकृत है और चमड़ी है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? चमड़ी को। और अगर ऑप्शन में चमड़ी नहीं है तो हम सेलेक्ट करेंगे यकृत को। ठीक है, तो अगर यकृत है और चमड़ी नहीं है ऑप्शन में तो हम यकृत को सेलेक्ट करेंगे। और अगर वहीं पे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है और यकृत के साथ साथ ऑप्शन में चमड़ी भी दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन में चमड़ी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए वापस से यही क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब यहाँ अंग की बात नहीं की है, अब ग्रंथि की बात की है, और यहाँ पे ऑप्शन में यकृत भी है और चमड़ी भी है। तो ये याद रखना आप हमेशा कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। ठीक है, और अगर अंग की बात की जाए तो अंग होता है चमड़ी, अगर ऑप्शन में चमड़ी दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मेघ धनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग
होता है। तो देखिए नारंगी और कौन से रंग के बात कर रहे हैं, हरे रंग की। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। बेजानी हपी नाला, ये एक याद कर लीजिए आप। बेजानी हपी नाला, बे से मतलब बैंगनी, जा से मतलब जामुनी, नी से मतलब नीला, है से मतलब हरा, पी से मतलब पीला, ना से मतलब नारंगी, ला से मतलब लाल। तो बेजानी हपी नाला। तो बेजानी हपी नाला में आप देखेंगे यहाँ पूछ रहे हैं नारंगी और हरे के बीच में। तो नारंगी और हरे के बीच में बेजानी हपी नाला से आप देखेंगे पी, पी बीच में आता है। बेजानी हपी नाला में देखेंगे आप पी बीच में आता है। तो पी का मतलब कौन सा हो गया, पीला। तो हमारा उत्तर होगा पीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इसका उत्तर होगा सी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट और बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, धोने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये याद रखना आप, धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3, जिसे कि हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडा को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो ये हो गया धोने वाला सोडा NaCO3, और खाने वाला सोडा कौन सा होता है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है। तो ऊर्जा का मतलब देखिए हमें जो एनर्जी मिलती है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए जल तो देगा नहीं, विटामिन ठीक है कहीं साइड में काम में आता है, प्रोटीन कहीं आइट साइड में काम में आता है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले देने वाली जो चीज है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 96.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है 96.4 फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मनुष्य में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए मनुष्य में एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं हम गोनोरिया। इसकी वजह से क्या होता है कि मूत्र मार्ग में कई बार सूजन आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, इसके पीछे किसका कारण है। तो विषाणु है इसके पीछे, या जीवाणु है, या एंटामीबा है, या कवक है। तो देखिए इसका जो रीजन है भाई, ये जो गोनोरिया रोग है इसका जो रीजन है वो है जीवाणु। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मृग मरीचिका का कारण क्या है। देखिए मृग मरीचिका का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मृग मरीचिका आपने देखा होगा, कई बार आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो सामने आपको दिखाई देता है कि रोड पे क्या है, पानी है। पर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो हमें पानी नहीं होता, वो रोड ही होता है। वो अपन फाइनली ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो धूप की वजह से है। तो उसको हम कहेंगे क्या, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस वजह से है वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, पानी जैसा दिखाई देता है। यानी कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। देखिए अस्थियों और दांतों में जो रासायनिक द्रव्य है, ठीक है, जिसके कारण ये मजबूत रहती है, वो क्या है। देखिए कैल्शियम 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 सभी में आ रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो कैल्शियम के साथ आप याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो अस्थि और दांतों में जो रासायनिक द्रव्य होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है।
देखिए चॉकलेट क्या होता है, हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। क्यों करता है? उसमें इनमें से कोई एक चीज होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर लेड या तो फिर जिंक या तो फिर निकेल या फिर कोबाल्ट। तो सबसे जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है निकेल चॉकलेट में, ये हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। ठीक है, अगला है मूत्र का असामान्य घटक है। तो देखिए मूत्र का जो असामान्य घटक होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। तो इसका उत्तर है एल्ब्यूमिन, डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा निम्न में से किस पौधे से निकाली जाती है? देखिए यहाँ ये पौधा एक बहुत ही बड़ा काम का है, इससे क्या करते हैं हम मलेरिया की दवाई बनाते हैं। तो मलेरिया की दवाई इन चारों में से किस पौधे से बनाई जाती है? तो देखिए वो है हमारा सिनकोना का पौधा। सिनकोना का पौधा, ये याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमता पूर्वक काटी जा सके। देखिए लोहे को तो काट नहीं सकते, तांबा काट नहीं सकते, पारा तो वैसे ही एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बचा कौन? सोडियम। और सोडियम बहुत ही लाइट यानी मटेरियल होता है, इसको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो उत्तर होगा हमारा सोडियम। एक और मैं खास बात बता देता हूँ सोडियम के बारे में। सोडियम को क्या करते हैं हम? कैरोसिन के अंदर रखते हैं। ठीक है, कैरोसिन के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम इसको खुले वातावरण में अगर रखें तो ये वातावरण से जो नमी अपने अंदर ले लेगा, और जैसे इसमें नमी आएगी यानी कि पानी की थोड़ी सी भी मात्रा अगर सोडियम में आई तो ये ब्लास्ट कर देता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो सोडियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सोडियम को पानी के अंदर फेंके तो पानी में जाते ही सोडियम फट जाता है। ठीक है, पानी के अंदर जाते ही सोडियम फट जाता है। आप देख लेना कभी भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल करके देख लेना। ठीक है, सोडियम से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो देखिए मूत्र का जो स्त्रावण है इसको बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहेंगे हम? डाईयूरेटिक। तो इसका उत्तर है डी, डाईयूरेटिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय आएगा? यहाँ पे ये अपचरा हो गया है, अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो देखिए वो ऑप्शन है हमारा वृक्क, यानी कि डी, इसका उत्तर होगा डी। वृक्क क्या करता है? जो भी गंदगी है उसको साफ करता है। ठीक है, यानी कि वृक्क क्या होता है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ वृक्क के बारे में। वृक्क को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं। और किडनी के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या बोलते हैं उसको, बीन्स की तरह दिखाई देती है ना। तो मनुष्य में दो होती हैं, सभी को पता है जैसा कि, और इसका जो काम है, जो मेन काम है वो होता है, इसका जो मेन काम है वो होता है अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकाल देना शरीर से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। H5N1, H5N1 यहाँ S हो गया, इसको 5 कर देना। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। तो यहाँ पे H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? तो ये पैदा करता है बर्ड फ्लू। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है बर्ड फ्लू। आप बर्ड फ्लू पे क्लिक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचालित होता है? यानी कि भाई ये किसने बताया कि मलेरिया जो है बीमारी वो मच्छर से होती है? तो देखिए ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने। किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो देखिए रोग प्रतिकारकों को जो उत्पन्न करने वाला सेल है वो है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लिम्फोसाइट क्या करता है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा रक्त के स्कंदन। स्कंदन का मतलब क्या हुआ? जो थक्का जमना बोलते हैं जिसे हमें। ठीक है, रक्त का स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का जमना। तो रक्त के स्कंदन के लिए निम्न में से कौन सा एक विटामिन आवश्यक है? तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन
के। तो इनमें से कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, बी, के या सी? तो देखिए इसका उत्तर है सी, विटामिन के। मैंने ऑप्शन बोला है, इसका आंसर है सी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त के स्कंदन को यानी जनरेट करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में ये वाला विटामिन हमें वो हेल्प करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये जो अम्ल है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये बहुत ही खट्टे टेस्ट का होता है। अगर आपने कई बार देखा होगा हमारे मुंह में खट्टी डगारें आ जाती हैं या खट्टा पानी आता है, वो जो खट्टा पानी होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। और ये जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो जब लैब में अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, जब केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे हम ये टाइट्रेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही यूज में लेते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष के किनारों के रंग कौन से होते हैं? मैंने पहले भी हिंट बताई थी आपको, बैजानी, हपी, नाला। तो बै सबसे पहले आ रहा है यानी कि बैंगनी, हपी, नाला, लाल सबसे बाद में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी, बैंगनी और लाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब आपको भी पता है, अपन बोलते हैं कितना है, 80/120 है ना भाई, नॉर्मल है ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए, 80/120 मिमी पारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? देखिए आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। किसको दी गई है? हाइड्रोजन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो की थी प्रिस्टले ने, याद रख लेना, प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम इस्कीमिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो सीधा सा इसका उत्तर देना अपन को, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रीनलिन ग्रंथि। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे शरीर का रक्तदाब कम हो जाता है तो एड्रीनलिन क्या करता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकालता है। तो ये जो हार्मोन है हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए कई विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका उत्तर है विटामिन सी। और विटामिन सी ही दूध में पाया जाता है। देखिए जल में घुलनशील की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जल में घुलनशील। तो घुलनशील के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ये तो जल में घुलनशील है। अब मैं बात करूं वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील है वो कौन कौन से विटामिन है? वो है हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। वसा में घुलनशील है। तो हो सकता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वसा में कौन से वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं? तो ए भी हो सकता है, के भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन हो, करस्पॉन्डिंग ऑप्शन हो, वो आप सही कर दीजिएगा, उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? देखिए जुड़वा खनिज की बात कर रहे हैं हम, तो जुड़वा खनिज होगा सीसा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये हो गया हमारा उत्तर, ऑप्शन ए। अब देखिए केंचुए में कितनी आंखें होती है? 1, 2, अनेक या कोई नेत्र नहीं। तो मैं आपको बता दूं केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल आंखों के बिना होता है वो, उसके अंदर आंख नहीं होती केंचुए में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पीएच, ये पीएच जो है ये एक हमारा
फिजिक्स से रिलेटेड जो है वैल्यू होती है कुछ। अब पीएच के बारे में मैं तो आपको डिटेल में नहीं बता सकता, फिर भी हम बात करें कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, वो होता है 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रक्त में ब्लूबिन की अधिकता से क्या होता है। देखिए रक्त में अगर ब्लूबिन अगर ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, जॉन्डिस। और आप देखिएगा ये जो जॉन्डिस है अधिकतर क्या है, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। ठीक है, जर्मन सिल्वर एक कोई देखिए 3 धातुओं से या 2 धातुओं से मिलकर एक कोई नई धातु बने तो उसको अपन एक नया नाम देते हैं। ऐसे ही जर्मन सिल्वर है कोई एक नई धातु, वो इनमें से किसका मिक्सचर है। तो देखिए वो मिक्सचर है इसका कॉपर, जस्ता और निकेल, इन तीनों धातुओं का मिक्सचर है, यानी कि इन तीनों धातुओं से मिलकर के क्या बनाया जाता है, जर्मन सिल्वर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, चूहों को मारने की दवा है, यानी चूहे किस दवाई से मरते हैं, कौन सी दवा है वो। तो देखिए चूहे जो मरते हैं वो मरते हैं जिंक फास्फेट से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बस 1-2 प्रश्न और है कि मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। इससे हम एक इंट से भी याद कर सकते हैं, 13 मस्तिष्क, 13 से 13 उसमें 50 और जोड़ दो तो हो गए 13.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है। अभी अभी मैंने कहा था, अभी ऊपर अपन ने बात भी की थी पहले वाले क्वेश्चंस में कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसका उत्तर था सोडियम। दूसरी और चीज मैंने बताई थी कि सोडियम पानी में जाते ही जल जाता है या ब्लास्ट करता है, तो इसको जाहिर सी बात है पानी में तो रखेंगे ही नहीं, तो इसको हमेशा किस में रखते हैं अपन, कैरोसिन में। ठीक है, ताकि नमी अंदर ना जाए, इसके अंदर नमी आते ही ये फट जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी में किसका अंदर किया जाता अध्ययन किया जाता है। देखिए एंटोमोलॉजी का मतलब यानी कि ये एक नाम है। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का, स्तनधारियों का, मत्स्यों का या कीटों का। तो देखिए एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, तो वो किस वजह से मरे थे, कौन सी गैस लीक हुई थी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है मेथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही जहरीली गैस थी, इसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं, दम घुटता है और आदमी मर जाता है, पता भी नहीं पड़ता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक ही हमें सपोर्ट करता है, हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस बनाएं। तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी वीडियो को सर्च करने में, तो आप मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वहाँ दिखाई देगा कि भाई अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको कौन सी प्लेलिस्ट ओपन करनी है, वीडियो कौन से देखने हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। वहाँ से बहुत आसानी से आप वीडियोस चला सकते हैं, कोई भी वीडियो चला सकते हैं, अपने मन चाहा वीडियो। तो ये आज मेरा लेक्चर खत्म हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 51 क्वेश्चन आप इनको रट लीजिए, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है इनमें से वापस से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।